हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जहां पर आप सीखते हैं अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ठीक, अभी क्लास चल रही है 11वीं कॉमर्स अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 9, जिसका हिंदी नाम है तलपट। ठीक है, तलपट हम पढ़ रहे हैं, जिसके 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, जहां पर 1 से 4 प्रश्नों को हल कर दिया गया है, फिर 5 से लेकर के 8 तक का प्रश्न हल कर दिया गया है। आज आपको 9 समझना है, सॉरी 10 समझना है। क्या समझना है? 10। हाँ, तो 7 को छोड़वा दिया हूँ, बाकी 9 तक का हल हो चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, अगर आपसे इन प्रश्नों का आंसर नहीं आया है, आप आंसर लाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक ओपन कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने डाउट क्लियर करें। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां में क्या टफ है, तो देखो प्रश्न 10वां में भवन में सिर्फ विकलन में राशि लिखा हुआ है, क्रय में विकलन में लिखा हुआ है। अब देखिए मैं बनाता कैसा हूं। बनाने का सिंपल तरीका है, समाकलन में जो जो चीजें होती हैं उनको पहले लिख लीजिए, क्योंकि वो बहुत कम होते हैं, तो उनको पहले लिखना है क्योंकि वो बहुत कम है। उसके बाद जो बचा वो सब विकलन में उतारना है। ठीक, तो देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है विक्रय। ढूंढिए विक्रय कहाँ है, तो विक्रय आपको तीसरे नंबर में मिलेगा, जहां पर सिर्फ 40,000 है। समाकलन में विक्रय समाकलन होता है, तो 40,000 लिख दीजिए। ठीक, अगला ढूंढना है आपको जया। जया सबसे नीचे में होगी, चौथे नंबर में, नीचे से ऊपर चौथे नंबर पे। तो जया का विकलन में 1,10,000 है, समाकलन में 1,45,000 है। इसका मतलब 1,10,000 मिलना था, पर वो 1,45,000 पहले से ले गए, मतलब वो समाकलन में है, वो क्रेडिट में है। ठीक है, तो 1,10,000 और 1,45,000 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 30,000 बचेगा। इसका मतलब 30,000 वो एक्स्ट्रा ले चुकी है, तो जो उसका एक्स्ट्रा होता है वो क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट को आपको समाकलन में लिखना है। ठीक है, कितना है भाई? अच्छा, 1,45,000 में अगर 1,10,000 घटाएंगे तो 35 बचेगा, तो 35,000 लिख लिया। ठीक है, समझ आया? तो जब कोई विकलन में कम हो, समाकलन में ज्यादा हो, तो घटा करके हमेशा उसका राशि समाकलन में ही आएगा, और अगर विकलन में ज्यादा हो, समाकलन में कम हो, तो घट करके विकलन में आएगा। ठीक, अब नाथ का नाम ढूंढिए। नाथ वहीं पर है नीचे से सेकंड में, जहां पर 75,000 रुपए उसको मिलना था, पर वो 87,000 लेके चला गया है। तो 75 में आप 87 घटाएंगे तो फिर 12,000 बचेगा। कितना बचेगा? 12,000 समाकलन पक्ष में। तो आपको कहां लिखना है? उसको समाकलन में लिखना है, सिंपल। अगला क्या है? पूंजी देखिए, सीधा 30,000 पूंजी का लिख लेंगे। अब ब्याज ढूंढिए, सिंपल ब्याज लिखा होगा, विकलन में 50, समाकलन में 70। 50 में 70 घटाएंगे, एक्स्ट्रा 20 रुपये समाकलन में है, तो 20 रुपये को समाकलन में लिखेंगे। बस हो गया, इसका काम खत्म। अब सारी चीज़ें आपको फटाफट इधर लिखना है, पर इसको जोड़ के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, मैं जोड़ता हूँ, तो जादू मंतर देखिए, 30, 30, 60 और 40, 1,00,000। 1,05,000 और 1,02,000, 1,07,000। 7 में 10 जोड़ेंगे 1,17,000। ठीक है, 1,17,020, तो आगे 1,17,020। अब इनको भी जोड़ेंगे, तो पहले समझ लेते हैं लिखना कैसे है। ठीक, अब देखिए भवन सबसे ऊपर दिया है। अब इनको छोड़ करके जो भी चीज मिला सब क्या है? विकलन है, मतलब संपत्ति है, तो उनको हम विकलन में लिखेंगे। तो मैंने नीले कलर में समाकलन की चीजों को लिखा, ब्लैक कलर में विकलन की चीजों को लिखा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब फटाफट देखिए, भवन लिखा है 15,000 लिख दिया, भवन 15,000 विकलन में। क्रय दिया है 50,000 लिख दिया, क्रय 50,000। बैंक में दिया है विकलन में 1,00,000, समाकलन में 84,600। इसका मतलब आया इतना 1,00,000, लेकिन चला गया 84,600। तो फिर कितना बचा? 1,00,000 में 84,600 घटाने के बाद जो बचा वो आपका कितना है? 15,400 रुपये है, तो आप लिखेंगे 15,400, सिंपल। अगला रहतिया, प्रारंभिक रहतिया सिर्फ 5,000 है, तो लिख दिए सिर्फ 5,000 प्रारंभिक रहतिया। वेतन के बारे में क्या बताया है कि वेतन सिर्फ 1,400 रुपये, तो लिख दिए वेतन 1,400 रुपये। कटौती है 800 रुपये का विकलन, लेकिन 580 रुपये समाकलन, तो 800 में 580 घटाएंगे तो फिर आपका 220 बचेगा। ठीक है, आहरण की राशि सिर्फ 2,000 रुपये है। और फिर क्या बच गए? देव और जय। तो देखिए देव 33,000 रुपये लेना था उसको, लेकिन वो 20,000 लिया है, मतलब अभी उसको 13,000 देना बाकी है, तो उसका विकलन में है ज़्यादा, तो उसका जो बचा राशि वो विकलन में लिखा जाएगा, तो 13,000 विकलन में। जय का देखिए, सॉरी जय का है 45,000 रुपये, जिसमें से 30,000 ले गया, तो 15,000 रुपये उसको और देना है, तो विकलन में ज़्यादा है उसका, तो विकलन का 15,000 रुपये लिखेंगे जय के सामने, सिंपल। ठीक, अब आपको जोड़ना है, जिसमें गलती नहीं करना है, तो समाकलन तो बता दिया, विकलन को देख लीजिए। ठीक है, देखिए जोड़ते कैसे हैं, तो जोड़ना आपको कुछ इस तरह से है। 15 और 15 30,000, 30 और 50 80,000। ठीक है, 15, 15, 30, 5, 80, तो 80,000। 80,400 है, 400 को भी साइड रखिए। ठीक है, 80 हो गया है, ये 15 और ये 5 हुए 20,000, तो 80 और 20 1,00,000 हो गए। 1,00,000 और ये दोनों मिलकर के 15, 1,15,000, 1,15,000 और ये 1,16,000, 1,16,000 हो रहा है, ये 400 और ये 400, 800 हुआ, और ये 200 रुपये, 1,000 हुआ, तो 15,016 हुआ था, अभी मतलब सॉरी 1,16,000 हुआ था, अभी हो गया 1,17,000, 1,17,020, तो आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको जोड़ना है, या जैसे भी करके जोड़िए, परंतु वो एक एक लिख करके मत जोड़िए, इकाई ढाई सैकड़ा, इसमें समय लगता है। इस तरह से देख करके जोड़ना है और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है। ठीक, अब मैं बताता हूं आपको प्रश्न 11वां, इसको नोट कीजिए, मैं मिटा करके आपको प्रश्न 11वां समझाता हूं। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। यहां भी आपको चीजें ढूंढ करके निकालनी है और देखना है दोनों पक्षों में दिया है क्या,
तो देखिए 11वां प्रश्न काफी सरल है, इसमें डबल राशि नहीं दी है, सिर्फ आपको ढूंढना है और छांट करके लिखना है। तो ढूंढना किसको है, जो चीजें समाकलन में लिखी जाती है, नाम उनका यहाँ लिखा हुआ है, इनको आपको पहले ढूंढना है। तो मुझे मिला पूंजी, मैंने लिखा पूंजी समाकलन में, देवी पत्र मिला लिख दिया समाकलन में, लेनदार मिला लिख दिया समाकलन में, बैंक अधिविकर्ष, विक्रय, क्रय वापसी, प्राप्त कमीशन। ठीक, ये सारी चीजें समाकलन की थी, हमने लिख लिया। अब मैं बस इसको जोड़ करके देखूंगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं, आ गया मतलब सही है, नहीं तो फिर कुछ डिफॉल्ट है। ठीक, अब देखिए जोड़ना कैसे है। जोड़ना कुछ इस तरह से है कि जैसे कि अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं, 18 को 2 मिलेगा 20, 20 20 40, 40 और ये 1,06,000 कितना हो जाएगा, 1,06,000। ठीक है, 1,06,000 में अगर मैं 6 को जोड़ूंगा तो 1,12,000, 1,10,000 को जोड़ूंगा तो 1,22,000, 1,32,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,32,000, 1,32,000 और ये 1,33,000, 33,000 हुआ, 300 और 600 900, 34,000 हो जाएगा। 34 में हम इसको जोड़ेंगे तो 1,40,000 हो जाएगा, तो कुल आपका आया 1,40,000। सेम आप इसको जोड़ सकते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह से जुड़ेगा, लेकिन किसको किसको मिला करके कैसे जोड़ना है और कितना जल्दी आंसर लाना है ये आपके ऊपर है। मैं तुरंत बता सकता हूं, परंतु मैं चाहता हूं जैसे मैंने इसको जोड़ा ऐसे ही कुछ जोड़े बना करके आप तुरंत जोड़ करके निकालें 1,40,000। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप फटाक से जोड़ पाए कि नहीं, पेन कॉपी नहीं चलाना है, बस ऐसे ही जोड़ना है मुखाग्र देख करके। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए, मैं बनाता हूं नेक्स्ट प्रश्न अभी तुरंत। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। अब आप जानेंगे प्रश्न 12 और 13 का हल। ठीक है, तो बुक निकाल करके बैठे, पेन कॉपी बुक आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाएंगे और तुरंत बना करके इसका सोल्यूशन पाएंगे। सिर्फ देखने से चीजें हवा में उड़ जाती हैं। ठीक है, तो पेन कॉपी निकाल के बैठे, मैं आप ही से कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए 12वां। हाँ 12वां में पूंजी दिया 40,000 रुपए, लिख दिया पूंजी 40,000 रुपए, प्राप्त बट्टा दिया है 1,600, विक्रय दिया है 20,000 रुपए और लेनदार दिए हैं 2,400 रुपए। चारों चीज को लिखा, चारों चीज को जोड़ा। अब मैं देखता हूं आंसर आता है कि नहीं। तो 40 और 20 60,000, 60 और 2 62 और 1 63,000 और ये 600 400 64,000, 64,000 आया। यही आपका आंसर है, चेक करते हैं है कि नहीं। हाँ भाई 64,000 आपका आंसर है। अब जो भी बचा वो सब क्या है, विकलन का चीज है। तो विकलन में फर्नीचर, व्यापारिक बट्टा, क्रय विक्रय, रोकड़ भवन देनदार सबको लिख दीजिए। लिखने के बाद आप जोड़ेंगे तो आपका 64 आएगा। क्लियर है। अब इतना काम करिए, खुद से जोड़िए और आंसर लाइए। मैंने तरीका आपको बता दिया कि कैसे जोड़ना है। ठीक, तो 12 का आंसर 64 आएगा। इज दैट क्लियर। 13 प्रश्न देखिए, 13 में भी सबसे पहले उसको छांटिए जो समाकलन का है। तो समाकलन में पूंजी लिखा जाता है, देखिए पूंजी, बैंक अधिविकर्ष 16,400, लेनदार 8,200, विक्रय 1,60,000, प्राप्त बट्टा 3,200, देवी पत्र 12,000 रुपए का। जोड़ना कैसे, फिर से देखिए मैं कैसे जोड़ रहा हूँ। ये 12,000 या 8,000 है ना, और इकाई दहाई की राशि कितनी है, 200 200 400 इतनी है ना। आप तुरंत लिख सकते हैं 200 200 600 600 और 200 800। तो इकाई दहाई सैकड़े वाले में सैकड़े में 800 आएगा, उसको याद रखिए वो 800 ही रहेगा। ठीक, अब इनको जोड़िए, तो 8 इसमें जोड़ेगा तो 12 8 20,000 हो जाएगा। 20,000 को इसमें जोड़ूंगा तो ये 1,60,000 और 20 जोड़ने पर 1,80,000 हो जाएगा। इस 1,80,000 को यहाँ से 20 मिलेगा तो ये 2,00,000 हो जाएगा। यहाँ से 20 निकला मतलब ये 30 हो गया, तो 2,30,000 2,46,000 2,46,000 2,46,000 में अगर मैं इसको जोड़ूँ तो 2,39,800। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर में 2,39,800 रुपए जो कि आपका आ चुका है। अब जो भी चीजें बची वो सब किस में लिखा जाएगा, सब के सब संपत्ति में लिखा जाएगा। तो सबको धड़ाधड़ लाइन से लिखिए। यहां पर जगह कम पड़ जाता है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, परंतु आप अगर सीख रहे हैं, देख रहे हैं और प्रश्न को बना रहे हैं तो आप तुरंत बनाएंगे। अभी देखते हुए इसको बनाएंगे। तो क्या क्या लिखा जाएगा, सुनिए ध्यान से। रोकड़ लिखिए, संयंत्र को लिखिए, टाइपराइटर को लिखिए, प्रारंभिक स्तंभ को लिखिए, क्रय को लिखिए, अंतिम गाड़ी भाड़ा को, बाह्य गाड़ी भाड़ा को, विविध अधमर्द, लेनदार वगैरह सबको लिखिए। सबको लिखने के बाद जोड़िए। अगर आपको कहीं भी कमी मिलता है इस प्रश्नों में या इससे पहले वाले प्रश्नों में, अगर सब कुछ सही लिखने के बाद भी अगर कुछ कमी मिलता है, इधर कम है या इधर ज्यादा है ना, या इधर कमी है इधर ज्यादा है, तो जो कमी होता है उसको आप फिलअप करेंगे जितने का कमी है। सपोज जैसे कि मान लीजिए ये 1 लाख का आया परंतु ये 90 का आया, तो 10,000 का कमी है, तो 10,000 इसमें लिखिए। लेकिन आप क्या लिखेंगे, उच्चंत खाते से। क्या लिखेंगे, उच्चंत खाते से। जब किसी चीज की आपको राशि ना मिले, इसका मतलब उसके पक्षों को लिखने के लिए हमने भूल गया, इस खाते में लिखना भूल चुका है, तो उसको उच्चंत खाते का नाम देंगे, उच्चंत खाते या उद्धृत खाते से करके लिखेंगे। इज दैट क्लियर। तो और किसी प्रश्न में अगर आपका आंसर नहीं आता तो आपको लिखना है उच्चंत खाते से। समझ आया। चलिए इसको बनाइए। समाकलन का मैंने लिख दिया, सबको विकलन में लिखिए, जोड़ करके बताइए विकलन की सारी चीजें 2,39,800 हो रहा है कि नहीं। ठीक, अब मैं 14 प्रश्न बनाता हूं, तो इसको मैं जल्दी मिटाता हूं, आप फटाक से इसको नोट कीजिए और बनाइए मेरे साथ साथ। तो मेरा अगला प्रश्न लिखते तक आपको ये बन जाना चाहिए, स्पीड से बनाइए, फास्ट मूवर बनिए, फास्ट। चलिए अब लास्ट प्रश्न है हमारा 14 प्रश्न, और जो हमने इस चैप्टर में छोड़ा था 7वां प्रश्न, दोनों को कवर करेंगे। तो पहले आप 14 देख लीजिए, ऊपर वाला। ठीक है, देखिए इसमें भी सबसे पहले क्या लिखना है, जो समाकलन में लिखी जाती है, जैसे कि पूंजी, लेनदार वगैरह। तो मैंने पूंजी लिखा, मैंने विक्रय लिखा जो समाकलन में होता है, क्रय वापसी समाकलन, प्राप्त ब्याज समाकलन, बैंक अधिविकर्ष समाकलन, बैंक ऋण समाकलन, लेनदार समाकलन। इन सबको आप समाकलन की चीज़ों को जोड़ेंगे। जोड़ करके देखेंगे तो जोड़ने से आ रहा है 5,17,000। कितना आ रहा है, 17,000। इसका मतलब आंसर सही है,
आपने सही चीज़ों को लिखा, तो जो भी चीज़ बचे वो सब किस में लिखा जाएगा, विकलन में लिखा जाएगा। तो फटाफट सारे चीज़ों को आप विकलन में लिखे और जोड़िए। अब इसमें भी अगर ऐसा होता है कि आंसर नहीं आ रहा है, कुछ कमी है उस तरफ, इसका मतलब वो उच्चन खाते से होगा, परंतु आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता तब के लिए बात है, ठीक है। तो विकलन की चीज़ें मैंने नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता, 2 क्वेश्चन कवर नहीं हो पाते। तो करना क्या है भाई, सिर्फ विकलन को लिखना है। देखिए मैंने समाकलन को छांट दिया, विकलन को लिखिए, जोड़िए और आंसर लाइए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आया तो उसको कवर करेंगे, ठीक है, पर आ जाएगा। अगला देखिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न इनसे अलग क्यों था, यहाँ सिर्फ एक विकलन एक समाकलन होता है, यहाँ पर एक योग का विकलन समाकलन होता है और एक शेष का विकलन समाकलन होता है। इसलिए मैंने बोला ये थोड़ा अलग है, यहाँ पर 4 कॉलम बनाना होता है। तो मैंने बना लिया विवरण, योग का विकलन समाकलन, शेष का विकलन समाकलन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है जैसे कि क्रय करने से पैसा जाता है, रोकड़ माल आता है ना। तो देखिए विकलन समाकलन का मतलब ये हो जाएगा कि अगर समाकलन में कुछ खरीदने से माल आया है और समाकलन में लिखा है, विकलन में कुछ आया है, समाकलन में लिखा है, इसका मतलब कुछ चला गया, तो जो बचेगा वो विकलन में लिखा जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, क्रय का 21,000 है, उसमें से 1700 चले गए तो कितना बचा, 21 में 1700 घटाइए तो 19,300 ही बचेगा। तो इस तरह से आपको समझना है। अब एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए पूंजी, प्रश्न निकालिए, ठीक है, प्रश्न आपको निकालना जरूरी है। 7वां प्रश्न, पूंजी दिया है 20,000 रुपए, हमने लिख दिया पूंजी 20,000 रुपए, दोनों के समाकलन में पूंजी समाकलन होता है इसलिए समाकलन में लिख दिए, ठीक। अब देखिए रोकड़ आया 42,750 और समाकलन में लिखा है, इसका मतलब रोकड़ चला गया। तो 42,000 में 20,200 चला गया तो कितना बचा, फिर 42 में आप 20 को घटाइए तो 22,000 कुछ बचेगा। तो 22,540 रुपए जो बचा उसको आपको विकलन में लिखना है, क्योंकि रोकड़ हमेशा विकलन होता है। तो ज्यादा से कम घटेगा और ज्यादा तरफ में जो बचेगा वो विकलन में ही लिखाएगा, मतलब ज्यादा चीजों को ज्यादा चीजें में लिखेंगे। तो विकलन ज्यादा है तो विकलन में ही लिख दिए, क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, वहां पर यह आएगा। अगला देखिए, बैंक में रोकड़ आया 19,000 रुपए, बैंक में रोकड़ कितना आया 19,000 रुपए, लेकिन समाकलन में कितना बचा है 2,500 रुपए। इसका मतलब कुछ पैसे तो चले गए, तभी तो इतना कम पैसा बचा है। तो क्या करना है, आपको यह ध्यान देना है कि 19,000 में क्या घटा कि 2,500 बचा, आपको वही तो जानना है ना। तो देखिए इसको और इसको घटा दीजिए, जो बचेगा इसका मतलब वही तो घटा था। तो देखिए 19,000 में अगर आप 2,500 को घटाते हैं तो आपको मिलेगा 16,500। क्या मिलेगा 16,500, जो दर्शाएगा कि आपके क्रेडिट में कितना रुपए चला गया 16,500। या आप इसको जान सकते हैं कि ये कैसे आया, देखिए इतना पैसा था, इतना पैसा और समाकलन में बचा, दोनों को जोड़ेंगे तब तो विकलन का पता चलेगा, तो पता चल गया, ठीक। ये तरीका होता है। अगला देखिए क्रय में देखिए क्या किया गया है, विकलन में नहीं दिया है पर उस तरफ के समाकलन और उस तरफ के विकलन में दिया है। मतलब यहाँ पर दोनों देखिए, समाकलन का मतलब होता है कुछ माल चले गए और वास्तव में क्रय का मतलब विकलन होता है, पर विकलन में नहीं दिया है, परंतु इस तरफ के विकलन में दिया और इस तरफ के समाकलन में दिया है। तो आपको जानना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए अभी कुछ इतना बचा है, इसका मतलब ये लिखा है मतलब कुछ चला गया, तो पहले कितना था। तो सिंपल इन दोनों को जोड़ेंगे तो पता चलेगा ना पहले कितना था, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 21,000 रुपए, ठीक। अगला देखिए, अगला क्या है, विक्रय है मेरे ख्याल से, हाँ विक्रय में इस तरफ लिखा है 339, इस तरफ लिखा है 35,539, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि विक्रय हमेशा समाकलन होता है, विकलन में लिखा गया मतलब कुछ चीजें माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो बचेगा वो समाकलन में लिखा जाएगा, तो समाकलन में 35,200, ठीक। देन प्रारंभिक स्कंद कितना है, बस इधर लिखा था तो इधर भी लिखना है क्योंकि वो विकलन होता है, तो इस तरफ के विकलन में है और उस तरफ नहीं, मतलब उसको एज इट इज लिख दीजिए। देनदार है 40,000 का, जो कि इधर विकलन में 40 था और समाकलन में 15 था, मतलब इतने के देनदारों में से इतना देनदार माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 25,000 रुपए। लेनदार को देखिए, लेनदार थे 1500 के, लेकिन इस तरफ कितना था 17,500 का, तो आपको पता चलना चाहिए कि कितना लेनदार समाकलन में होने चाहिए, ठीक है। ये हमेशा समाकलन होता है, विकलन में लिखा मतलब कुछ ना कुछ कटा है, तो कटने के बाद आपको कितना बच्चा दिखा रहा है 17,500, तो पहले तो ज्यादा रहा होगा, तो विकलन और समाकलन में देन मतलब जोड़ के आपको इस तरफ के समाकलन में लिखना है 19,000 रुपए, ठीक। बट्टा 703 यहाँ पर 205, दोनों को घटाएंगे तो बचेगा 498 और विकलन होता है तो विकलन में ही लिखना है। वेतन है 4,003, इस तरफ में भी कितना लिखना है 4,003, क्योंकि विकलन होता है इस तरफ नहीं, तो बस उसको उतार दीजिए। किराया को एज इट इज उतार दीजिए, किराए में कुछ है क्या, माइनस नहीं है, ठीक। और सामान्य व्यय को भी एज इट इज उतार दीजिए। हाँ, किराया अगर प्राप्त होगा तो समाकलन में लिखेंगे, तो समाकलन में लिखा है इसलिए उस तरफ के भी समाकलन में लिख देंगे। अब तो सब कुछ सही लिखने के बाद अब आप ध्यान से जोड़िए, इस तरफ के समाकलन को जोड़िए, इस तरफ के समाकलन को जोड़िए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आया 76,100, ये आंसर आया 1,36,054 रुपए, ठीक। अगर आपका आंसर नहीं आता या जोड़ने में कुछ गलती होता है तो बहुत ध्यान से देखिए, एक एक करके जोड़िए और अपना आंसर लेके आइए। तो इसके सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए, हमने सफलतापूर्वक तलपट के इस चैप्टर को कवर कर लिया। अगर आप इस वीडियो में नए थे, आपने इसके बाकी के प्रश्न नहीं देखा, तो फिक्र के कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या हमारे चैनल में आप विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं 11th अकाउंट्स, जहां पर आपको इसके सभी चैप्टर के सोल्यूशन मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी चैप्टर हैं जिनके सारे सोल्यूशन मैंने दे दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।